नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट 2022 परीक्षा प्लस उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 11 लेकर आया हूं, जिसमें आपको शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। साथ ही फर्स्ट ग्रेड भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती, सी टेट और एमपी टेट सभी के लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 1। इस 11वें टेस्ट में क्या पूछ रहा है? शिक्षण होता है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, कठिन से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर और तर्क से मनोविज्ञान की ओर। तो साथियों, शिक्षण कैसे होता है, आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में आपके जो सही उत्तर होते हैं वो है प्रश्न विकल्प नंबर 3। शिक्षण सरल से कठिन की ओर होता है। कैसे होता है? सरल से कठिन की ओर। मतलब पहले बच्चों को सरल चीज़ें सिखाई जाएगी, फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर उनको बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। हिंदी शिक्षण के श्रव्य साधन कौन सा नहीं है? आकाशवाणी, मानचित्र, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर। अब चाहे हिंदी शिक्षण लिख दो, गणित लिख दो, सामाजिक लिख दो, संस्कृत लिख दो, विज्ञान लिख दो। साथियों, सभी में आकाशवाणी, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर तीनों ही श्रव्य साधन हैं। लेकिन यहाँ पर जो मानचित्र है, मानचित्र किस प्रकार के साधनों में आता है? दृश्य साधनों में आता है। किस में आता है? दृश्य में। मतलब दूसरा विकल्प जो है ये श्रव्य साधन नहीं होगा। तो सेकंड विकल्प सेकंड प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आएंगे। तीसरा प्रश्न साथियों, अध्यापक का अभिन्न मित्र कहलाता है श्यामपट्ट, चार्ट। चार्ट 2 बार टाइप है, तो यहाँ पर एक इस विकल्प को आप हटा दीजिए। यहाँ पर मानचित्र, मानचित्र यहाँ पर चौथा विकल्प है। और यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड लिख दो, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, इस प्रकार से साथियों, तो अध्यापक के अभिन्न मित्र की बात की जा रही है साथियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका फिर यहाँ पर सही रहेगा? तो अध्यापक का अभिन्न मित्र माना जाता है श्यामपट्ट को। किसको माना जाता है? श्यामपट्ट को अभिन्न मित्र माना जाता है। विकल्प 1 आपके तीसरे प्रश्न में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आपसे प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है? शिक्षा का सही अर्थ है ज्ञान, व्यक्तित्व विकास, विद्वान बनाना और विद्यार्थी रुचि। तो साथियों, चौथे प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, कौन सा विकल्प आपके सही है? शिक्षा का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? तो ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षा का सही अर्थ नहीं होता है। विद्वान बनाना ही शिक्षा का सही अर्थ नहीं होता है। बल्कि शिक्षा का सही अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास करना। क्योंकि एक बालक जब विद्यालय में आता है तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो विद्यालय में आ रहा है, उसका व्यक्तित्व यूँ मान लीजिए बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन अगर वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेगा, लगातार शिक्षा ग्रहण करेगा, तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। दूसरा विकल्प ही प्रश्न संख्या 4 में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो 5वां प्रश्न, लिखित परीक्षा के प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक होते हैं, लघुत्तरात्मक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं और इनमें से सभी। तो बताइए 5वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिएगा, लिखित परीक्षा मतलब वह परीक्षा जो हमें लिख करके देनी होती है। ठीक है, तो साथियों, निबंधात्मक भी हम लिख करके देते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी लिख करके देते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी कहीं ना कहीं उसमें ओमआर शीट में तो भरना पड़ता है, आंसर तो लिखना पड़ता है। इसलिए साथियों, लिखित परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, निबंधात्मक भी हो सकते हैं और लघुत्तरात्मक भी हो सकते हैं। अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 5वें प्रश्न में, यही सही आंसर होगा। कौन सा? इनमें से सभी। चलिए 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 6, परिष्कारात्मक शिक्षण होता है उपचारात्मक, व्यापक, मौखिक और विकल्पात्मक। तो देखो, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में आपको सही उत्तर देना है। बताइए कौन सा विकल्प आपके यहाँ पर सही रहेगा? तो साथियों, जल्दी जल्दी दीजिए जवाब, इसका कौन सा उत्तर होगा? जी हाँ, अगर आपने विकल्प नंबर 1 का चुनाव किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक है और सही है। क्योंकि
परिष्कारात्मक शिक्षण कैसा होता है? उपचारात्मक। उपचारात्मक का मतलब समस्या को दूर करना। किसकी समस्या को? बालक की समस्या को दूर करना। इसको हम उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं और इसी को हम परिष्कारात्मक शिक्षण भी कहते हैं। तो विकल्प एक आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 6वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, नाटक पाठ योजना में शिक्षक रंगमंच पर करता है अभिनय, महाकाव्य, खंड काव्य और कथा। तो नाटक पाठ योजना की बात की जा रही है। भाई नाटक पाठ योजना में तो फिर शिक्षक क्या करेगा साथियों? अभिनय ही करेगा, खंड काव्य महाकाव्य थोड़ी करेगा वहां पर, क्योंकि पाठ योजना ही क्या है? नाटक की है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 7 ये देखिएगा, कथा श्रवण में अनावश्यक है कथा सुनना, सरल भाषा, कथा की मुख्य विशेषता और पुस्तक का प्रयोग। तो बताइए प्रश्न नंबर 7 में कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? आपको सोच समझ करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। सोचोगे समझोगे तो आसानी से उत्तर दे दोगे। देखो कथा श्रवण मतलब आप कथा का श्रवण कर रहे हो, कथा को सुन रहे हो। तो कथा सुनना अनावश्यक थोड़ी रहेगा, क्योंकि कथा सुनना तो इम्पोर्टेंट है। जो कथा की भाषा है वो भी कैसे होना चाहिए? सरल होना चाहिए। कथा की जो मुख्य विशेषता है ये भी अच्छी होनी चाहिए कि आखिर कथा क्यों सुनाई जा रही है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। लेकिन पुस्तक का प्रयोग करना, तो भाई आप सुन रहे हो तो फिर पुस्तक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 7 में, यही आपका सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 8वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? लेखन कला का अत्यधिक महत्व है मंच पर, नाट्य स्थल पर, घर पर और विद्यालय में। साथियों मंच पर तो लेखन कला का अत्यधिक महत्व नहीं होता है, बोलने की जो शैली होती है उसका अत्यधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर आइए आपका आंसर नहीं है। घर पर तो बिल्कुल ही गलत विकल्प है। नाट्य स्थल पर साथियों अभिनय का अत्यधिक महत्व होता है। किसका? अभिनय का अत्यधिक महत्व होता है। लेकिन फिर आपका उत्तर क्या रहेगा? तो बिल्कुल लेखन कला का अत्यधिक महत्व कहाँ होता है? विद्यालय में होता है। चौथा विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि और सूत्र विधि। अब आप कहोगे कि यार ये कैसा प्रश्न है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आगमन विधि भी व्याकरण की है, निगमन विधि भी व्याकरण की है, आगमन निगमन विधि भी व्याकरण की है और सूत्र विधि भी व्याकरण की है। तो फिर अब हम यहाँ पर कैसे अंदाजा लगाएं कि भाई कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? जब आपको चारों ही विकल्प सही लगते हो तो फिर आपको सबसे बेस्ट विकल्प का चुनाव करना पड़ता है ऐसी स्थिति में। तो देखो सबसे बेस्ट विधि यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की मानी जाती है साथियों आगमन निगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि क्या होती है? पहले आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पहले उदाहरण के माध्यम से बच्चों से नियम निकलवाए जाते हैं, बच्चे खुद नियम निकालते हैं, फिर उन नियमों के आधार पर निगमन विधि के माध्यम से उन नियमों के आधार पर प्रश्नों को या जो भी प्रश्न या समस्या होती है उसको हल करवाया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न साथियों, 10वां प्रश्न है, परंपरागत सहायक उपकरण है दूरदर्शन, श्यामपट्ट, चलचित्र और आकाशवाणी। तो साथियों यहाँ पर परंपरागत सहायक उपकरण की बात की जा रही है। चलचित्र, दूरदर्शन और आकाशवाणी, ये तीनों जो साधन है ये परंपरागत नहीं है, ये तो नवीन साधन है। कैसे है? नवीन साधन है साथियों। बल्कि जो श्यामपट्ट है और श्यामपट्ट के साथ ही जो पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक जिस पुस्तक को बच्चे पढ़ते हैं साथियों, इन दोनों को ही, श्यामपट्ट को और पाठ्य पुस्तक को, दोनों को ही परंपरागत सहायक उपकरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि श्यामपट्ट के साथ साथ पाठ्य पुस्तक को भी परंपरागत सहायक उपकरण माना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। देखिए चैनल पर निःशुल्क ही आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, साथ में यहाँ पर टीचिंग मेथड की टेस्ट सीरीज, गणित की संपूर्ण कला से मैथ की लेवल 1 के लिए पात्रता
और मुख्य परीक्षा के लिए, साथ ही लेवल 2 के लिए भी वो गणित की जो क्लासें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी साइंस मैथ्स वालों के लिए। और साथियों आपको आरबीएससी की किताबों से निःशुल्क राजस्थान जीके यहाँ पर पढ़वाई जा रही है, और साथ ही उसकी जो पीडीएफ है उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा वहाँ पर मिल जाएगी साथियों निःशुल्क। मैंने अभी जो एक क्लास डाली थी 2-3 दिन पहले उसको वहां पर साथियों अपलोड कर दिया है पीडीएफ को भी। तो चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं क्या पूछ रहा है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा होती है पूरे पृष्ठ पर 8 वाक्यों में, 5 वाक्यों में और 1 वाक्य में। देखिए पूरे पृष्ठ पर तो लगभग निबंधात्मक लिखते हैं, 8 वाक्य या 5 वाक्य ये तो लघुतरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों, बल्कि जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा 1 वाक्य की होती है, लगभग ये 20 शब्दों की। तो साथियों 1 वाक्य में यहाँ पर चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां प्रश्न, मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? 3, 1, 2 और 4। साथियों मूल्यांकन की विधियों की बात करें तो मूल्यांकन की कितनी विधियां मानी जाती है? 3 विधियां मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है मूल्यांकन की विधियां? 3 की एक या तो आप मौखिक रूप से मूल्यांकन कर लो, एक आप लिखित रूप से मूल्यांकन कर लो और एक आप प्रायोगिक रूप से मूल्यांकन कर लो। तो विकल्प नंबर आपका जो प्रथम है 12वें प्रश्न में ये सही उत्तर रहेगा। चलिए 13वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, उदाहरण प्रस्तुत करके नियमों की ओर किस विधि में जाया जाता है? सूत्र विधि में, निगमन विधि में, व्याख्यान विधि में और आगमन विधि में। तो भाई पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उसके बाद नियमों की ओर ले जाया जाता है बच्चों को। तो साथियों यहाँ पर उस विधि को हम आगमन विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आगमन विधि के नाम से उसको जानते हैं। तो चौथा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। किसी भी प्रकार का डाउट किसी भी प्रश्न में हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 14, पठन कौशल का उदाहरण है। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं, अध्यापक मोहन से लिखवा रहा है, सीता किताब पढ़ रही है और छात्र गृह कार्य कर रहे हैं। देखो पठन कौशल का मतलब वह कौशल जिसमें बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, तो उसका उदाहरण आपको बताना है। देखो छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं मतलब ये तो लेखन कौशल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? लेखन कौशल का। अध्यापक मोहन से लिखवा रहा है मतलब ये भी किसका उदाहरण है? लेखन कौशल का। लेकिन सीता क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है, तो पढ़ रही है इसका मतलब ये पठन कौशल का उदाहरण है। और प्रश्न में भी ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पठन कौशल का उदाहरण है। अर्थात साथियों यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है ये आपका सही उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। जो चौथा विकल्प है छात्र गृह कार्य कर रहे हैं, तो छात्र गृह कार्य कर रहे हैं साथियों ये भी लेखन कौशल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये भी लेखन कौशल का। तो विकल्प 3 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो 15वां प्रश्न, सबसे सरल भाषाई कौशल माना जाता है लेखन, पठन, श्रवण और वाचन। तो साथियों भाषाई कौशल वही 4 होते हैं, आप सभी को तो पता ही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसमें सबसे सरल भाषाई कौशल और एक होता है सबसे कठिन भाषाई कौशल। तो सबसे सरल भाषाई कौशल तो किसको माना जाता है? श्रवण को माना जाता है। श्रवण मतलब सुनना, अध्यापक बोल रहा है छात्र सुन रहा है तो वो वाला, ठीक है। श्रवण कौशल को सबसे सरल भाषाई कौशल माना जाता है, जबकि सबसे कठिन भाषाई कौशल लेखन को माना जाता है। लेखन मतलब लिखने को सबसे कठिन भाषाई कौशल माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 15 में यही आपका सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न है आपके, समस्त भाषाई कौशलों में सबसे कठिन कौशल माना जाता है पठन, श्रवण, लेखन, वाचन। भाई इसका उत्तर तो मैंने ऊपर ही दे दिया ऊपर वाले प्रश्न में। साथियों समस्त भाषाई कौशलों में सबसे कठिन कौन सा है? लेखन है। और इसके ऊपर वाला जो प्रश्न हमने देखा था उसमें क्या पूछा गया था कि सबसे सरल भाषाई कौशल कौन सा है? तो सबसे सरल भाषाई कौशल है श्रवण और सबसे कठिन है लेखन। अर्थात 16वें प्रश्न में आपके जो तीसरा विकल्प है यही आपका सही उत्तर होगा। कौन सा? तीसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, लेखन कौशल के विकास हेतु बालकों को सर्वप्रथम सिखाना चाहिए लेखनी पकड़ना, वर्ण बनाना, आकृतियां बनाना और इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऐसा है कि इनमें से कोई नहीं वाले विकल्प को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, ये आपका उत्तर नहीं होगा।
बच्चों में लेखन कौशल का आपको विकास करना है साथियों। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या उनसे आकृतियां बनाओगे, वर्ण बनवाओगे या लेखनी पकड़ना सिखाओगे? तो साथियों सबसे पहले हम उनको लेखनी पकड़ना सिखाएंगे कि बेटा इस प्रकार से लेखनी को, लेखनी मतलब पेन भी आप इसको कह सकते हो, इस प्रकार से इसको पकड़ते हैं, इस प्रकार से इसको सही से पकड़ेंगे और फिर इस प्रकार से हम ये लाइनें खींचेंगे, ये गोले बनाएंगे, इस प्रकार ये चीज़ें हम करेंगे। तो विकल्प एक आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे साथियों। तो 18वां प्रश्न, मॉन्टेसरी की समस्त विधियां आधारित है, क्रिया पर आधारित है, सीखने पर आधारित है, पठन पर आधारित है और ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी, नाम तो सुना होगा, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। साथियों इन्होंने अपनी सभी विधियों में एक चीज कॉमन रखी है, जितनी भी विधियां इन्होंने दी है उसमें एक चीज इन्होंने कॉमन रखी है, वो है ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा। जो बालक की ज्ञानेंद्रियां हैं, जो जैसे उसकी नाक है, उसकी त्वचा है, उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं, इस प्रकार से उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं साथियों, उसी के माध्यम से शिक्षा देने पर यह जोर देती थी। तो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित इनकी समस्त विधियां मानी जाती है। चौथा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे, लेकिन आपको एक और पॉइंट याद होना चाहिए मैडम मारिया मॉन्टेसरी के बारे में। इन्होंने जो भाषाई कौशल होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो इन्होंने उसमें थोड़ा चेंज किया था। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सुनना, फिर इन्होंने बताया बोलना, फिर इन्होंने बताया लिखना और सबसे अंत में बताया पढ़ना। तो इसका मतलब ये है मॉन्टेसरी के अनुसार जो भाषाई कौशल है वो इस प्रकार से होते हैं, सुनना बोलना लिखना पढ़ना। जबकि नॉर्मल अगर ये पूछे भाषाई कौशल कौन से है, तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज भी याद होना चाहिए। कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? चौथा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। तो 19वां प्रश्न, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना और सामान्यीकरण करना। तो बच्चों को हम जब दैनिक पाठ योजना के माध्यम से कोई भी चीज पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रस्तावना करते हैं साथियों। प्रस्तावना क्यों की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 19 में। तो 19वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 3, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना। बच्चों को जो नवीन ज्ञान हम देना चाहते हैं उससे उसका पुराना ज्ञान उससे जुड़ सके, इसके लिए प्रस्तावना की जाती है। तो नवीन ज्ञान वो ग्रहण कर सके आसानी से, इसके लिए साथियों प्रस्तावना की जाती है। यहाँ पर थर्ड विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। 20वां प्रश्न, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, सीमित होता है, विस्तृत होता है, समान होता है या संकुचित होता है? तो साथियों मूल्यांकन और परीक्षा, मूल्यांकन के अंतर्गत आती है परीक्षा। ठीक है, मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आती है? परीक्षा आती है। मतलब परीक्षा किसका ही एक भेद है, मूल्यांकन का ही एक भेद है या एक भाग है। तो मतलब मूल्यांकन का क्षेत्र तो कैसा होता है? बड़ा होता है, और परीक्षा का क्षेत्र कैसा होता है? छोटा होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से क्या है? फिर विस्तृत है। सेकंड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां साथियों। तो चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, दृश्य श्रव्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना और शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। तो साथियों दृश्य श्रव्य शिक्षा का मतलब होता है वह शिक्षा जिसमें दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? ताकि जो शिक्षा है वो अधिक रोचक बने, छात्र उसमें रुचि लेकर के उस चीज को सीखे। शिक्षा में जो ज्ञान बच्चों को हम दे रहे हैं, वो ज्ञान जो बच्चे ग्रहण कर रहे हैं वो कैसे हो? स्थायी हो वो ज्ञान। शिक्षा को अधिक प्रभावकारी, मतलब बच्चों को श्रव्य दृश्य के माध्यम से हम शिक्षा दे रहे हैं, श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से, तो शिक्षण भी प्रभावकारी बनेगा। लेकिन शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना ये गलत है। निष्प्रयोजन का मतलब होता है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है तो क्या इसलिए बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं? नहीं। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो आपका 21वें प्रश्न में सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। तो 22वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 22 है, सतत व व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है छात्रों के विकास के पक्षों पर जोर देना, विद्यार्थी का अनियमित मूल्यांकन, गुणवत्ता पूर्वक मूल्यांकन करना और विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना।
बताइए प्रश्न नंबर 22 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो सीसीई की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है विकास के पक्षों पर जोर देना, ये तो विशेषता है। विद्यार्थियों का अनियमित मूल्यांकन नहीं, बल्कि सीसी में तो क्या करते हैं, नियमित मूल्यांकन करते हैं। कैसा मूल्यांकन करते हैं साथियों, नियमित मूल्यांकन करते हैं। अर्थात ये जो दूसरा विकल्प है ये सीसी की विशेषता में नहीं आता है। गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन करना, संप्राप्ति में सुधार करना, संप्राप्ति मतलब कि बालक की जो प्रदर्शन है उसमें, तो इस प्रकार दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही रहेगा, क्योंकि ये सीसीई की विशेषता में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे तो 23वां प्रश्न साथियों, 23वां प्रश्न है रंगमंच अभिनय विधि है गद्य की, पद्य की, नाटक की और काव्य की। तो देखो प्रश्न नंबर 24 का जो सही आंसर है रंगमंच अभिनय मतलब रंगमंच पर अभिनय करना, तो गद्य में, पद्य में, नाटक में या काव्य में। साथियों रंगमंच पर अभिनय नाटक के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड विकल्प आपके 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा साथियों। तो चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न, छात्रों के सीखने में जो कमी रह जाती है उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए। सतत अभ्यास कार्य, समुचित उपचारात्मक कार्य, छात्रों व अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना और निर्धारित सभी पाठों की व्यवस्थित रूप से पुनरावृत्ति। देखिए सीखने में उनके कमी रह रही है, उसके बाद में उनका समाधान कर दिया, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, मतलब कमी को भी ढूंढा, उसका समाधान भी कर दिया, तो उपचार तो करेंगे नहीं फिर, क्योंकि समाधान हो गया उसका। या फिर अभिभावकों के उपलब्धि के बारे में बताएंगे, जी नहीं, बल्कि हम करेंगे सतत अभ्यास कार्य, क्योंकि अभ्यास कार्य नहीं करेंगे तो उस चीज को छात्र भूल सकते हैं। इसलिए विकल्प एक आपके 25वें प्रश्न में सही है। तो ये आज का वीडियो पूरा होता है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।